Hello students, today we are going to start with the second part of this chapter. In previous video we had seen what is cell, how cell was discovered. We had seen also the concept of cell theory, who has proposed cell theory and what were the conclusions. Okay, and after that we had also seen on the basis of number of cells how many types of organisms are there. Right, unicellular and multicellular. After that we had seen one experiment, that is the onion peel experiment. After doing that experiment we had found that cell is basically made up of three components. तीन चीजों से मेनली बनी होती है. क्या क्या चीजें हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और तीसरा चीज क्या है? साइटोप्लाज्म. तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था. अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट आई टीच यू इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. It allows the entry and exit of selected substance. अब ये एंट्री और एग्जिट देती है, लेकिन कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देती है और कुछ को बाहर आने देती है. अब बात ये उठती है कि ये मूवमेंट होता कैसे है, ये होता कैसे है, उसका आंसर देने के लिए हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. बट उसके पहले आप प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा. क्लियर? Now let us see how the movement of substances take place inside the cell. Basically, there are two processes responsible for the movement of substances into cell. What is the name of first process? That is diffusion. Second one, osmosis. अब ये diffusion हम लोगों ने सुन रखा है केमिस्ट्री में. जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, वहां पे भी ये वर्ड यूज हुआ था. वहां पे हमने देखा था diffusion is nothing but it is the intermixing of particle. अब सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे सेल के अंदर भी सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस अंदर आएंगे, कुछ सब्सटेंस बाहर जाएंगे. अब कुछ सब्सटेंसेस के लिए डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ सब्सटेंसेस के लिए ऑस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल होगा. अब डिफ्यूजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑस्मोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये देखते हैं. और ये होते क्या है ये भी देखते हैं. Let us start with the first one, that is diffusion. Diffusion में क्या लिखा है definition? It is the spontaneous movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Spontaneous मतलब अचानक हुई मूवमेंट जो सब्सटेंसेस की होती है. अब सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं जो सेल के अंदर जाते हैं? सेल के अंदर क्या क्या जाता है? जैसे हमारे सब्सटेंसेस में हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस सेल के अंदर जाती है, ठीक है, ये किसके थ्रू जाएगी? डिफ्यूजन. और मैंने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था डिफ्यूजन मतलब मिक्स होना, और मिक्स होने के लिए जगह चाहिए. सबसे ज्यादा जगह कौन से स्टेट में थी? गैसियस स्टेट. तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है? गैसियस स्टेट. इसमें भी सेल के अंदर जो भी गैसेस जाती है और बाहर आती है वो किसके थ्रू आती है? डिफ्यूजन. लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड और लिखा है, दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. मतलब ये है कि सेल में जो गैसेस जाएगी वो कैसे जाएगी? जहां पे ज्यादा प्रेजेंट है उससे कम वाली जगह पे जाती है. टेक द एग्जाम्पल, वो जो परफ्यूम वाला एग्जाम्पल हमने लिया था ना, जैसे परफ्यूम की बोतल ओपन करते हैं, उसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, वाफ्ट करते हैं अपने कपड़ों में, और तुरंत पूरे घर में खुशबू आती है. वो किसके कारण आ रही थी? डिफ्यूजन. देखिए जैसे आपने स्प्रे किया तो वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, वहां पे ज्यादा उड़ा परफ्यूम का पार्टिकल उससे कम वाली जगह में. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. Let us see the example also. In example what we have written, oxygen and carbon dioxide can move across the cell through which process? Diffusion. Now we know that when the cell perform the cellular activity, the content of carbon dioxide increases. जब सेलुलर एक्टिविटी सेल के अंदर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर. अब हम ये जानते हैं अगर कंटेंट इंक्रीज हो गया CO2 का, तो वो क्या होएगा? हाई कंसंट्रेशन से कहा? बाहर मूव करेगा सराउंडिंग की तरफ. और इसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? डिफ्यूजन. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया सेल के अंदर तो क्या हो गया? ऑक्सीजन कम हो गया. कम हो गया तो बाहर
ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है, ज्यादा, सेल के बाहर ज्यादा है, तो बाहर से कौन मूव करेगा अंदर, ऑक्सीजन। और इसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्यूजन। एंड इसी तरीके से डिफ्यूजन सेल के अंदर भी होता है, बाहर तो हमने देखा ही है केमिस्ट्री में, लेकिन ये सेल के अंदर भी होता है। किसके मूवमेंट के लिए, हमारे गैसियस, बेसिकली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर और बाहर ले जाने का काम कौन करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। The second process responsible for the movement of substances in cell, and what is the name of the process? Osmosis. देखिए क्या लिखा है, the movement of water molecule through plasma membrane और cell membrane is called osmosis. अब देखिए ऊपर हमने देखा था कि गैसेस का मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्यूजन। अब वाटर भी मूव करता होगा सेल के अंदर और बाहर, उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे हम पेड़ में पानी डालते हैं तो पानी पेड़ से पूरा ऊपर तक जाता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्मोसिस। क्लियर? ऑस्मोसिस को और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी सोक सम आमंड इनटू वाटर। क्या होता है जब हम कुछ बादाम को पानी में भिगो के रखते हैं, पहले आप भिगोने से पहले उसका साइज देखिए और बाद में उसका साइज देखना। क्या होता है, हम ये नोटिस करते हैं जैसे हम भिगो के रखते हैं 7 to 8 आवर्स के लिए और उसके बाद उसको देखते हैं वो थोड़ा फूल जाता है। अब ये फूलता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर पानी क्या हो गया, मूव किया सेल के अंदर। और ये जो मूवमेंट होती है पानी की, वो सेल के अंदर हो या बाहर हो, वो किसके कारण होती है, ऑस्मोसिस। अभी हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होगी सेल के अंदर होगी कि बाहर होगी, इसके लिए डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का सोल्यूशन यूज किया। अब सोल्यूशन आप समझते हैं, सोल्यूशन मतलब कोई भी चीज का घोल। अब घोल में क्या होता है कि पानी या तो कम होगा या ज्यादा होगा। कोई भी चीज में जब हम किसी चीज का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो दो चीजें या 3 चीजें ऐड करते हैं। जो चीजें कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूट। ये क्या रहता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। और जो चीजें ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड की, कौन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 1 गिलास पानी। पानी क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट। और 1 चम्मच शक्कर लिया तो शक्कर क्या होगी, सोल्यूट, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ शक्कर यूज करें, और भी चीजें आप यूज करते हैं, जैसे सॉल्ट भी यूज करते हो और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, सोल्यूशन जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, दैट इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत पतला सा सोल्यूशन आपने बनाया, 1 ही चम्मच शक्कर डाली, ठीक है, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। उस टाइम सेल के अंदर जाएगा पानी कि बाहर आएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आपने शक्कर कुछ ज्यादा डाल दी तो उसका भी रिजल्ट कुछ और होएगा। तो ये डिपेंडेंसी है कि आपने कैसा सॉल्यूशन यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेल जो है आपका फूल जाएगा या श्रिंक होएगा। अब बेसिकली जो है 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला नाम हमने यहाँ पे देखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। आया समझ में? Now let us see the first category of solution। पहला नाम लिखा है hypotonic solution। इसमें क्या लिखा है, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell will gain water by osmosis। इसका मतलब क्या है, टेक द एग्जाम्पल, वो आमंड वाला एग्जाम्पल अगेन ले सकते हैं। आमंड ले लीजिए या किशमिश ले लीजिए। किशमिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिन्स। ठीक है, तो ये कुछ भी अगर हम लेते हैं और उसको पानी में भिगो के रखते हैं, सोक करके रखते हैं, तो हमने देखा है कि आमंड्स और या किशमिश की बात मैं करती हूँ तो उसके अंदर पानी क्या है, कम। लेकिन जिस बर्तन या जिस बाउल में आपने इसको सोक करके रखा उसमें पानी क्या है, ज्यादा। तो हमने ऑस्मोसिस में ये पढ़ा है, वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन कैसा होता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। और जो हमारा
किशमिश है उसके अंदर पानी क्या है, कम, तो कैसे मूवमेंट होएगा, हायर से, बाहर से क्या होएगा, पानी अंदर किशमिश के अंदर अब्सॉर्ब करेगी किशमिश, ठीक है, किसके कारण कर रही है, ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है, और उसके कारण रिजल्ट क्या मिलेगा, द सेल इज गोइंग टू स्वेल अप। यहाँ पे सेल कौन सी ली थी हमने, किशमिश की, ठीक है, तो वो क्या होएगा, पानी को अब्सॉर्ब करेगी तो थोड़ी फूल जाएगी, साइज में इंक्रीज होगी। सेम केस विद द आमंड ऑल्सो। Now see the next category of solution, that is hypertonic solution. इसमें क्या लिखा है, if the medium surrounding has a lower concentration of water than the cell will lose water through osmosis. Take the example we had taken one glass of water, एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें हमने क्या किया, 7 to 8 स्पून शुगर ऐड कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, एकदम शक्कर पानी बन गया। अब मैंने एक बहुत सारी किशमिश भी ली, ठीक है, किशमिश के अंदर एज कंपेयर टू शुगर सोल्यूशन जो हमने 1 ग्लास बनाया, उसमें पानी क्या है, किशमिश के अंदर क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू दैट शुगर सोल्यूशन। तो ये जो किशमिश है उसके अंदर का जो पानी है वो कहाँ मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। तो जैसे पानी उससे निकलेगा तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, और वो श्रिंक किसके कारण हो रही है, ऑस्मोसिस के कारण। और इस तरीके के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या लिखा है इसमें, इफ द मीडियम सराउंडिंग हैज द सेम लेवल ऑफ वाटर कंसंट्रेशन एज सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें ये बोल रहा है कि हमने जो सेल ली, जैसे किशमिश ली, उसमें हमने उसको उतना ही पानी डाला जितना किशमिश के अंदर है, तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट होगी क्या, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। और इस तरीके के सोल्यूशन को मैं क्या कहती हूँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसका रिजल्ट क्या होगा, द सेल विल स्टे द सेम साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना वो फूलेगी ना वो श्रिंक होगी। और इस तरीके का सोल्यूशन मेरा क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ एक चीज और होती है इसमें, देखिए ऑस्मोसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब मूवमेंट अंदर भी हो सकता है सेल के और बाहर भी हो सकता है। जब अंदर होता है तब हम उसको कौन सा ऑस्मोसिस बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर की तरफ। और जब सेल के बाहर मूवमेंट होएगा वाटर का, उसको क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एंडो ऑस्मोसिस किसमें हुआ था बताइए, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो सेल के अंदर पानी जा रहा था, तो वहां पे कौन सा ऑस्मोसिस होएगा, यहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस होएगा, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस। ओके, नाउ अब सेल के बाहर मूवमेंट होएगा तो यहाँ पे क्या होएगा, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, आया समझ में, क्लियर? अब देखिए मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ा है, सेल के अंदर मूवमेंट हो सकती है सब्सटेंसेस की, उसके लिए 2 प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्यूजन, सेकेंड वन ऑस्मोसिस। अगर मेरे को गैशियस सब्सटेंस का मूवमेंट करना है, या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का मूवमेंट करना है, तो कौन यूज होएगा, डिफ्यूजन। लेकिन वाटर का मूवमेंट अगर कराना है तो कौन यूज होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑस्मोसिस में कि वाटर अंदर मूव होएगा कि बाहर मूव करेगा, इसके लिए कि हमने कौन सा सोल्यूशन लिया है। बेसिकली 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में सेल क्या होता है, पानी सेल के अंदर मूव करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, ये सेल के बाहर मूव करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, और आइसोटोनिक मतलब पूरा सेम है, इसलिए ना हायर कंसंट्रेशन है ना लोअर है, इसलिए वाटर का मूवमेंट नहीं होता। तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, द सेल की साइज क्या होती है, सेम रहती है। क्लियर?